अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में आप सीख पाएंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, शॉर्ट रन में कॉस्ट कर्व्स किस तरह के बनते हैं और उनका आपस में लिंक क्या होता है। स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? तो कोई फर्म एक किसी चीज की खास क्वांटिटी बनाने के लिए जो टोटल एक्सपेंस बियर करती है उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। The total expense which a firm bears to produce a certain goods is called cost of production or total cost of a firm. शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट में डिफरेंस होता है। इसे जानने के लिए पहले हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को डिफाइन कर लेते हैं। शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें कम से कम एक फैक्टर फिक्स होता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में जो टोटल कॉस्ट होती है दैट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट जो कि आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है। लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड इन विच all the factors of production are variable. So in the long run, total cost is equal to variable cost. अगर कोई कॉस्ट फंक्शन गिवन हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट है या लॉन्ग रन कॉस्ट है? सपोज ये एक कॉस्ट फंक्शन है दैट इज 100 प्लस 5Q। तो अगर हमने ये आइडेंटिफाई करना हो कि ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट फंक्शन है या लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है तो हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसा कंपोनेंट है कि जिसके साथ वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जी, इसमें ये 100 एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। इट मींस कि ये फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट है जो कि इंडिपेंडेंट होता है ऑफ आउटपुट लेवल। आउटपुट लेवल कोई भी हो तो ये फिक्स कॉस्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है इवन द आउटपुट इज जीरो। सो इन द शॉर्ट रन द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह से अगर कोई और फंक्शन हो, सपोज ये एक और फंक्शन है 100Q प्लस 5Q²। इस कॉस्ट फंक्शन में हम देख रहे हैं कि इसके दो कंपोनेंट हैं लेकिन दोनों कंपोनेंट्स के साथ एक वेरिएबल Q गिवन है। इट मींस कि ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये शॉर्ट रन का कॉस्ट फंक्शन नहीं हो सकता। ये किसका है? ये लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इससे हमें क्या पता चला कि शॉर्ट रन में जो टोटल कॉस्ट होती है दैट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, बट इन द लॉन्ग रन द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। और अगर कोई कॉस्ट फंक्शन हो तो उसको हम देख सकते हैं कि ये शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है। कैसे? कि उसमें हम देखेंगे कि कोई कंपोनेंट ऐसा तो नहीं है कि जिसके साथ वेरिएबल मौजूद ना हो। अगर ऐसा है तो ये क्या है? ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है। अब हम वन बाय वन बाकी जो इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट तो हमने कहा कि इट इज द टोटल एक्सपेंस विच अ फर्म बियर्स। तो इन द शॉर्ट रन the total cost is the sum of fixed cost plus variable cost, and in the long run the total cost is equal to variable cost. Now what is the fixed cost? Fixed cost is that cost which does not change with the change in output level. ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि रेंट ऑफ अ बिल्डिंग हो सकता है, जैसे कि सैलरीज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप आउटपुट करेंगे या नहीं करेंगे दोनों सूरतों में ये कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगी। इसी तरह की कोई और कॉस्ट भी हो सकती है कि आपने कोई ऐसी कॉस्ट है जिसको आप प्रोडक्शन करें या ना करें आपको बियर करनी पड़े, तो वो किस में आएगी? दैट इज द पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? दैट चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट लेवल। ऐसी कॉस्ट जो कि आउटपुट के साथ चेंज होती रहे उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि हम कहें कि यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे कि हम ये कहें कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं
उनकी सैलरीज हैं। जैसे कि हम कहें कि कॉस्ट ऑन रॉ मटेरियल है, ये सारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ये आउटपुट बढ़ेगी तो ये कॉस्ट ज्यादा आएगी, आउटपुट कम होगी तो ये कॉस्ट भी कम आएगी। फिर है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल को हमने पहले भी डिफाइन किया था कि मार्जिनल एक्चुअली नेट चेंज इन टोटल होता है। तो व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। जैसे कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्यू। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्यू। क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, तो आप उसको टोटल कॉस्ट में चेंज से कर लें या वेरिएबल कॉस्ट से कर लें, एक ही बात है। तो मार्जिनल कॉस्ट, जैसे कि सपोज अगर हम कहते हैं कि आउटपुट जो है वो है 4 और टोटल कॉस्ट है सपोज 50, और एक यूनिट आपने और प्रोड्यूस किया तो आउटपुट जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ के होगी 55। तो व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्यू। तो यहाँ पे चेंज इन टोटल कॉस्ट है 5 और चेंज इन क्यू है 1, तो ये क्या आ गई 5। इस तरह से। नाउ व्हाट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट? किसी भी चीज की एवरेज को डिफाइन करने के लिए आसान वे ये होता है कि आप उसके आगे पर यूनिट लगा लें। जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट अगर आप कैलकुलेट कर लें तो क्या होती है, वो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है, एंड दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ठीक हो गया। इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी? दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। इसी तरह से एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट पर यूनिट होती है, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द यूनिट्स। जो एवरेज टोटल कॉस्ट होगी दैट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे भी ये कैलकुलेट हो सकती है। इस तरह के इस कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके अगर आपको अच्छी तरह से डेफिनेशन और फार्मूले का पता है तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। क्लियर हो गया? नाउ हम एक टेबल से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस टेबल को हम पहले जनरेट करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद उसके ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक टेबल है जिसमें हमने आउटपुट लिया है और इसके साथ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सारा कुछ हम इसमें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कुछ चीजें हमने इसमें सपोज की हैं, बाकी जनरेट हो जाएंगी। सपोज क्या किया हमने? एक तो मार्जिनल कॉस्ट सपोज कर लिया, पहले से लिख लिया। जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट मार्जिनल प्रोडक्शन के उलट होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि मार्जिनल प्रोडक्शन के केस में ये लेबर है और ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, तो पहले ये बढ़ती है फिर कम होती है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होता है दैट इज द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। पहले ये कम होती है फिर बढ़ती है, मिरर रिफ्लेक्शन होता है उसका। तो इस लॉजिक को समझते हुए हमने मार्जिनल कॉस्ट को पहले क्या किया, कम कर रहे हैं। जैसे कोई वैल्यूज अपनी तरफ से ली 50, 40, 30, 20, कम किए, फिर हमने क्या किया, बढ़ाना शुरू किया। ये हमने सपोज कर लिया। बाकी चीजें, एक और चीज हमने सपोज की है दैट इज द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का हमें पता है कि वो किसी भी यूनिट पे सेम रहती है। जितना आउटपुट कर लें या आउटपुट ना करें वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू 20। अब ये दो कॉलम से बाकी सारे कॉलम हम जनरेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जो मार्जिनल से हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो जीरो क्वांटिटी पे टोटल कॉस्ट है, Q इक्वल टू जीरो पे जो टोटल कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। जब आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी, यानी ये आ गया। अब मार्जिनल कॉस्ट हर यूनिट की सेपरेट कॉस्ट है। मसलन हमें ये पता है कि पहले यूनिट पर कितनी कॉस्ट आ रही है, वो है 50। तो टोटल अगर आपने निकालनी हो तो ये तो फिक्स कॉस्ट है जो कि किसी भी यूनिट पे एग्जिस्ट करेगी, तो इसमें आप ऐड कर दें क्या आगे 70। दो यूनिट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये इसको क्यूमुलेट करते जाएं,
110, यानी हमने क्या किया 70 प्लस 40, फिर इसी तरह से 110 प्लस 30 क्या आ गया 140, 140 प्लस 20 क्या आ गया 160, 190, 230, 280, 340। इस तरह से ये कॉलम आपका टोटल कॉस्ट का आ जाएगा। अगर ये टोटल कॉस्ट गिवन हो और हमने मार्जिनल कॉस्ट निकालनी हो तो हम इसका डिफरेंस लेते जाएंगे। जैसे 20 और 70 का डिफरेंस लेके ये 50 आ गया, 70 और 110 का 110 माइनस 70 करके ये 40 आ गया। तो ये अगर टोटल कॉस्ट हो तो हम मार्जिनल निकाल सकते हैं, और अगर मार्जिनल हो तो हम टोटल निकाल सकते हैं। अब अगर आपके पास टोटल आ जाए तो हम वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है, तो हम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हम टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आती जाएगी। जैसे कि 20 माइनस 20 जीरो आ गया, 70 माइनस 20 50 आ गया, 110 माइनस 20 आ गया 90, ये 120, 140, 170, 210, इस तरह से ही आता जाएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो फिक्स कॉस्ट है उसको आप क्वांटिटी से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है ये है। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते जाएंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते जाएंगे। तो इस तरह से ये टेबल जनरेट हो जाएगा। आगे हमने जनरेट किया उसको देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास ये वाला कॉलम आ गया। इससे एएफसी कैसे निकाला आपने? एफसी ओवर क्यू करके निकाला। एटीसी कैसे निकाला? टीसी ओवर क्यू करके निकाला। एवीसी कैसे निकाला? वीसी ओवर क्यू कर निकाला। इसको और इसको ऐड करें तो भी ये आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एटीसी इक्वल टू होता है एएफसी प्लस एवीसी, तो इसको आप ऐड करके भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई। इसको अगर हम प्लॉट करें तो किस तरह की शेप बनती है और उनका आपस में क्या लिंक होता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इसको हमने एक ग्राफ बनाया है, इसमें क्वांटिटी साइड पे ली है और एफ सी वी सी और टी सी को प्लॉट किया। तो टीसी किस तरह की शेप बनी है? टीसी की शेप बनी है ये, अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे करके बना, ये देखें, ये टोटल कॉस्ट बनी। इसके कुछ इनसाइट्स हैं, इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। इस साइड पे आपने क्या लिया? क्वांटिटी। इस साइड पे लिया हमने टोटल कॉस्ट। तो ग्राफ कैसे बना? ऐसे। पहला क्वेश्चन ये है कि ये वर्टिकल एक्सिस से क्यों स्टार्ट हो रहा है? व्हाई इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस? तो वर्टिकल एक्सिस से ये स्टार्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज टोटल कॉस्ट एग्जिस्ट इवन द आउटपुट इज जीरो। ये एग्जिस्ट कर रही है जीरो आउटपुट भी, और वो क्या होती है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होती है। तो इसलिए ये आपका ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, वर्टिकल एक्सेस से स्टार्ट हो रहा है। ये बात समझ आ गई। दूसरी बात ये है कि क्या आउटपुट के साथ ये बढ़ रही है और किस रेट से बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। पहले किस रेट से हो रही है? डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट में क्या हो रही थी? मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन कर रही थी। जब मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन कर रही होती है तो टोटल कॉस्ट किस रेट से बढ़ रही होती है? वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही होती है। जैसे कि अगर इसका हम टेबल देखें, पिछले स्लाइड पे था, एक दफा मैं लेके जाता हूँ। टेबल देखें तो मार्जिनल कॉस्ट फोर्थ यूनिट तक डिक्रीज हो रही थी। तो फोर्थ यूनिट तक जो टोटल कॉस्ट बढ़ तो रही थी, लेकिन किस रेट से बढ़ रही थी? डिक्रीजिंग रेट से। ठीक हो गया? तो फोर्थ यूनिट तक जो टोटल कॉस्ट है वो किस रेट से बढ़ रही है? टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। और इसके बाद क्या है? टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद
जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। व्हाट अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट? तो वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसे ही है। स्टार्ट ये ओरिजिन से क्यों हो रही है? इसलिए कि जो एट क्यू इक्वल टू जीरो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है दैट इज जीरो, इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी। फोर्थ यूनिट तक ये भी किस रेट से बढ़ रही है? इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद क्या है, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। बात क्लियर हो गई इतनी? क्यों? क्योंकि चौथे यूनिट तक मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर रही थी, उसके बाद बढ़ रही थी। तो स्टार्ट में जो टोटल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है वो किस रेट से बढ़ती हैं? वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती हैं, चूंकि मार्जिन कॉस्ट का ग्राफ ऐसे बनना है। तो मार्जिन कॉस्ट जब डिक्लाइन कर रही होती है तो जो टोटल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है दे इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, और इसके बाद क्या होता है कि वो इंक्रीज करती हैं इंक्रीजिंग रेट पे। क्लियर होगी चीज? द नेक्स्ट थिंग इज कि इनका गैप हर पॉइंट पर सेम है। ये देखें, ये डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम है। वाई? वो इसलिए द डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज, क्या होता है, दैट इज द फिक्स कॉस्ट, and fixed cost does not change with the change in output level. So the gap between TC and VC is same at any output level. किसी भी आउटपुट पर इनका गैप क्या है, वो सेम है। फिर फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसा बना? फिक्स कॉस्ट का ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रही है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं हो रही आउटपुट के साथ, इसलिए जीरो क्वांटिटी हो या 8 यूनिट्स हो, फिक्स कॉस्ट इज सेम, सो द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि टोटल कॉस्ट आउटपुट के साथ क्या होती है, टोटल कॉस्ट बढ़ती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है। पहले किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट से। और फिर फर्दर अगर आउटपुट बढ़ाए तो किस रेट से बढ़ती है? इंक्रीजिंग रेट से। एंड सेम फॉर वेरिएबल कॉस्ट। और जो टोटल कॉस्ट का ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। हाँ, अगर आपके पास कहा जाए कि ये एक टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, और आप ये बताएं कि ये शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट है या लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है, तो आप बता सकते हो कि भाई शॉर्ट रन में तो ये वर्टिकल एक्सेस से स्टार्ट होता है, लॉन्ग रन में जो टोटल कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है, इसलिए लॉन्ग रन में ऐसा होगा कि ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट इज कि हम इसको अब देखेंगे कि बाकी ग्राफ का जो ग्राफ है उनका आपस में क्या लिंक है। अगर हम इसको, जो मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज टोटल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और ए एफ सी को प्लॉट करें जो हमने टेबल जनरेट की थी, तो ग्राफ इस तरह का बनता है। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ क्या होगा, ये इस शेप का बनेगा, इस शेप का। एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ यू शेप बनता है। ये आगे जाके हम बताएंगे कि यू शेप क्यों होती है, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यू शेप का मतलब क्या है? यू शेप का मतलब ये है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है, आउटपुट के बढ़ने के साथ पहले एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। फिर मजीद आपने आउटपुट बढ़ाई तो एवरेज टोटल कॉस्ट कहाँ पर है, मिनिमम पॉइंट पर गई। फिर आपने फर्दर आउटपुट बढ़ाई तो एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। ये देखें, ऐसे पहले मूव किया, ये मिनिमम पे गए, फिर ये बढ़ना शुरू हो गई। क्लियर हो गई बात? सेम एज जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसका भी इसी तरह का जो है वो ग्राफ है कि ये पहले कम हुई, फिर मिनिमम पे गई, फिर बढ़ना शुरू हुई, ऐसे। ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ था, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। तो स्टार्ट में जो इसका गैप है वो पहले ज्यादा है, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ये गैप जो है वो कम होता जा रहा है। किसका गैप? एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। एक्चुअली इसका जो गैप है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट हम बढ़ाते हैं
तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है। जब ये कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही होती है तो इसका गैप भी उस तरह से कम होता चला जाता है। बाकी क्या है कि जैसे हमने कहा कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो पहले कम हुई, फिर मिनिमम पे गई, फिर बढ़ना शुरू हुई। तो सेम एज जब आप आउटपुट इंक्रीज करते हो तो एवरी वेरिएबल कॉस्ट भी पहले बढ़ रही है, फिर मिनिमम पे गई है, फिर ये पहले ये सॉरी कम हो रही है, फिर मिनिमम पे गई है, और उसके बाद क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गई। ठीक हो गया। तो इसका गैप पहले ज्यादा होगा, फिर आहिस्ता 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 कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका गैप जो है वो AFC है, और AFC जो है आउटपुट के साथ कंटिन्यूसली कम होता चला जाता है। तो ये गैप भी आहिस्ता 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 कम होता जा रहा है। फिर हमने बनाया मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनता है ये देखें, फिर से मैं बना रहा हूँ। ये एवरेज टोटल कॉस्ट बन गया, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन गया। अब मैं तीसरा ग्राफ इसमें ला रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये आउटपुट है, और ये एवरेज टोटल कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। अब अगर यहाँ पे हमने मार्जिनल भी लाना हो तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों के मिनिमम पॉइंट पे कट करता हुआ ऊपर की तरफ जाए। यानी मार्जिनल कॉस्ट पहले कम होती है फिर बढ़ती है। अगर हमने ये बताना हो कि आउटपुट बढ़ने के साथ पहले मार्जिनल कॉस्ट कम होती है फिर बढ़ती है। और इन दोनों को किस जगह से क्रॉस करेगा? इट विल क्रॉस द ABC व्हेन ABC इज मिनिमम। इट विल क्रॉस द ATC व्हेन ATC इज मिनिमम। यानी दोनों के मिनिमम पॉइंट को कट करता हुआ ये ऊपर की तरफ जाए। क्लियर हो गया? जो AFC का ग्राफ है, AFC का ग्राफ जैसे हमने कहा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, दैट इज फिक्स कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। तो जैसे जैसे ये तो सेम रहनी है, क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो AFC क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जितनी ज्यादा आउटपुट लेवल होगा उतना AFC जो है वो कम होता जाएगा। पहले ज्यादा था, फिर जैसे जैसे जो आउटपुट बढ़ती गई AFC कम होता गया, इसलिए वो आहिस्ता 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 एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता जाएगा। क्लियर हो गया ये? उसके बाद ये है कि जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या रिलेशन होता है। तो इसको हम रिलेशन को दोनों तरह से देख सकते हैं। एक उसका एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ, और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट के साथ रिलेशन सेम ही होगा। मसलन अगर हम पहले इसको एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ बना लें तो एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ भी मार्जिन कॉस्ट ने ऐसे ही मूव करना है। तो क्या है, जब अगर हम आउटपुट जो है बढ़ाने पर, स्टार्ट में क्या है, स्टार्ट में जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो जो दोनों ही डिक्लाइन कर रही हैं, दोनों ही डिक्लाइन कर रही हैं। अगर हम इस तरह से देख लें कि जब आपका एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है, और जब एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, मिनिमम पे पहुंची है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट है। और जब एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करना शुरू हुई है, ये हमने कहा था कि एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्लाइन कर रही। जब एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू हुई है तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। ये देखें, इस एरिया में एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्लाइन कर रही थी, तो उसके डिक्लाइन करने पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है। यहाँ पे क्या, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। और इस एरिया में क्या है कि जब एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ना शुरू हुई तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के लिए, इसको आप बना के भी चेक कर सकते हैं। और सेम रिलेशन है किसका, मार्जिनल कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। फिर देखें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन करती है तो मार्जिनल कॉस्ट इज लेसर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर इस एरिया में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये इन दोनों ग्राफ का रिलेशनशिप्स है। एक रिलेशन हमने देखा मार्जिनल कॉस्ट और किसका, एवरेज टोटल कॉस्ट का। फिर हमने देखा मार्जिनल कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। और ये रिलेशन क्या है,
ये आइडेंटिकल रिलेशन है। तीन तीन पॉइंट्स हैं इसके कि जब एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो रही हो तो क्या होगा, जब एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी तो क्या होगा, और जब एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ रही हो तो क्या होगा। भूल जाए तो ग्राफ बनाएं, उसके साथ आपको समझ आ जाएगी। सेम रिलेशन है किसका, मार्जिनल कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। अभी हम देखेंगे कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो यू शेप क्यों होता है। यू शेप क्यों होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको भी हम जान लेते हैं। जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो एक यू शेप्ड होती है। यू शेप्ड उसका ग्राफ होता है। यू शेप्ड का मतलब यह है कि वो स्टार्ट में जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर रही है और उसके बाद इंक्रीज कर रही है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। तो जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है ये यू शेप क्यों होता है, इसको हम देखेंगे। शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट इस तरह का बनता है। याद रहे कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट दोनों ही यू शेप्ड होते हैं, लेकिन रीजन दोनों की डिफरेंट होती हैं। आमतौर पर यह मिस्टेक हो जाती है कि जो रीजन शॉर्ट रन की है उसको हम लॉन्ग रन में, और जो लॉन्ग रन की रीजन है उसको हम शॉर्ट रन में एक्सप्लेन कर देते हैं। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो होता तो यू शेप है, लेकिन ज्यादा फ्लैटर होता है, फ्लैटर लाइक दिस। इसको हम बाद में देखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप्ड क्यों होता है। पहले कि जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है वो डिक्लाइन क्यों करती है। हमने कहा कि जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट होती है दैट इज जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टार्ट में जब आपकी आउटपुट बढ़ाते हो आप, तो आउटपुट के बढ़ाने से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है और एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कम होती है। जब ये दोनों कम हो रही होती हैं तो डेफिनेटली एवरेज टोटल कॉस्ट भी कम होती चली जाती है। तो एक रीजन इसकी ये है कि जब आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों कम हो रही होती हैं तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी कम हो रही होती है, इसलिए स्टार्ट में ये जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर रही होती है। दूसरी रीजन ये है कि जब आप स्टार्ट में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लगाते हो तो जो फर्म है उसको हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर रही होती है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही होती है तो जो उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कम हो रही होती है। यानी फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्शन होती है वो कम होती है और सेकंड की उससे बढ़ जाती है और थर्ड की उससे भी बढ़ जाती है, जिससे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। अगर वन लाइन आंसर हो तो आमतौर पर ये जो एवरेज कॉस्ट के डिक्लाइनिंग की रीजन होती है उसको हम लिंक करते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न से। यानी ये किस वजह से डिक्लाइन कर रही है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स की वजह से। और इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या होता है कि जब आप यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो उससे मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ती है और उस टाइम पर जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो रही होती है, डिक्लाइन कर रही होती है। फिर यह है कि रीजन ऑफ इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर क्या होती है, यानी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ये बढ़ना की शुरू हो जाती है। तो हमने कहा कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है दैट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तो कंटिन्यूसली कम हो रही होती है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ये बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जब ये बढ़ने लग जाती है तो इसमें जो एडिशन होता है, इसमें जो इंक्रीज होता है वो इसके डिक्रीज से ज्यादा होता है। द एडिशन इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन एवरेज फिक्स कॉस्ट, और इन रिजल्ट जो नेट रिजल्ट होता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ रही होती है। तो एक रीजन इसकी ये है। दूसरी रीजन ये है कि जैसे हमने कहा कि यूनिट्स ऑफ लेबर अगर आप इंक्रीज करें तो मार्जिन प्रोडक्शन स्टार्ट में इंक्रीज होती है बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मार्जिन प्रोडक्शन डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। तो ये वाला हिस्सा जो है एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स को। डिमिनिशिंग, ये डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो अगर वन लाइन आंसर देना हो तो एवरेज जो कॉस्ट है वो डिक्लाइन होने की रीजन है इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न्स,
और ये इंक्रीज करने के रीजन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो ये भी आमतौर पर किसी न किसी खास तौर पे ऑब्जेक्टिव के लिए अहम पार्ट होता है कि जिसमें ये यू शिफ्ट की रीजन जो है वो डिस्कस हो जाती है। और बच्चे गलती क्या करते हैं, आमतौर पर वो जो लॉन्ग रन की रीजन हैं वो शॉर्ट रन में डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि जिसमें हमने डिस्कस किया है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट को, और फिर हमने डिस्कस किया है कि जो शॉर्ट टर्म में कॉस्ट कर्व कैसे बनते हैं। अगर उनको मैं समराइज कर लूं कि ग्राफ की शेप क्या होती है, तो हमने कहा कि टोटल कॉस्ट जो है वो लाइक दिस होता है। पहले वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर इंक्रीजिंग से, और जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है उनका गैप सेम होता है और वो भी इसी तरह से इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता है। फिक्स कॉस्ट इस तरह से बनती है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं कहूँ कि एवरेज टोटल कॉस्ट है तो ये यू शेप बनती है। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और एवरेज टोटल कॉस्ट का गैप पहले ज्यादा होता है, फिर आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाता है, ये बनता है। मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों को मिनिमम पॉइंट पर कट करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो आहिस्ता 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 डिक्लाइन कर रहा होता है। तो ये हमारे टोटल कॉस्ट कर्व थे। फिर इसके जो डिटेल्स हैं वो हमने इस आज के लेक्चर में देखी हैं। ये इसको इस लेक्चर को थोड़ा बच्चे इसको कॉम्प्लेक्स समझते हैं, चीजें ऐसी हैं, तो इसको बार बार आपको सुनना पड़ेगा ताकि इसमें आपको ज्यादा बेहतरी आ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।